कृषि विविधीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, दालों में आत्मनिर्भरता चुनौती भी है। व्हाट इज द इश्यू, जरा इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया है? केंद्रीय बजट 2025-26 में 6 वर्षों में यानी 6 ईयर के लिए 1000 करोड़ के आवंटन के साथ एक नया दाल मिशन पेश किया गया। इस मिशन का उद्देश्य दालों, विशेष रूप से तूर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि दालों में हम यानी ऑब्वियस हम उत्पादन अच्छा करते हैं लेकिन खपत बहुत ज्यादा, इंपोर्ट भी करते हैं। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। अब आत्मनिर्भरता अगर हासिल नहीं करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व का एक हिस्सा तो ये भी खा रहा है ना। और अगर दालें बाहर महंगी हो गई, हम महंगा खरीद रहे हैं, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हो गया। अब मेरा जो फोकस है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबकी बात बिल्कुल सही कि सरकार अगर इस प्रकार का कार्य कर रही है तो आपने बेसिक क्या पढ़ा है, जरा मैं आपके सामने आता हूं, यही लिखता हूं, तब आपको मजा आएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, पहली यूनिट 4 है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं बच्चों, की नहीं कहते? क्रॉपिंग पैटर्न। क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो हम पहली चीज क्रॉपिंग पैटर्न में आप सब याद रखना, इकोनॉमिक्स में जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं, मेंस के, चूंकि मैं मेंस और प्री अलग पढ़ाता हूं, तो आप लोग बताएं, मैंने पहला चीज क्या करा है? क्रॉपिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया भाई? पता ना, आप सबने, जो बच्चे और हैं उन्होंने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जरा ध्यान से आओ, तब आनंद आएगा। तो क्रॉपिंग फैक्टर, क्रॉपिंग पैटर्न को निर्धारित करने वाले फैक्टर तो बहुत से हम पढ़ते हैं। क्लाइमेट, सॉइल कंडीशन, बहुत सी चीजें हैं। क्लियर है? फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है, वो सारी चीजें। बट उसमें हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्यों मेरे बच्चे? सरकारी नीतियां पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यार क्या है, एक मिनट बच्चों। मुझे आता है तो भयानक आता है, छींक भी कब आ जाए कुछ पता नहीं। अरे बाप रे। ठीक है, अब ये सब यानी गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर है क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज लाने का। तो ये जो एडिटोरियल है, ये फोकस करता है ठीक है। बट मेरे प्यारे बच्चों, आखिर आज हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? चाहे पंजाब हो, धान, गेहूं और गन्ना। धान, गेहूं और गन्ना, व्हीट, राइस एंड शुगर केन। आज यही हमारा मेन क्रॉपिंग पैटर्न है। हालांकि एमएसपी में अन्य फसलों का भी प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाई गई है, लेकिन उसके बाद भी आज ये क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम कहते हैं, क्या है? प्रोक्योरमेंट सिस्टम। प्राइस नहीं, प्रोक्योरमेंट सिस्टम यानी खरीद तंत्र। आप जरा देखिएगा, टॉपिक कनेक्ट होगा कि क्यों ये खरीद का तंत्र। अब इस लाइन को पढ़िए और फिर मुझे समझाइए जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझे कि नहीं। ये वाली लाइन पढ़िए। नेफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और एनसीसीएफ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसी केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में पंजीकृत किसानों से इन दालों की, अब जरा ध्यान से देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे भी आ जाए, विल प्रोक्योर। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या आपसे जानना चाहता, क्या यूनिक है इसमें? यूनिक यही है, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न, मैंने आपको हमेशा पढ़ा है क्रॉपिंग पैटर्न धान, गेहूं, गन्ना, इसलिए क्योंकि गन्ने का भी एफआरपी अच्छा, उसके लिए पूरा एक सिस्टम है, और धान और गेहूं भी पीडीएस के तहत खरीदा जा रहा है। एफसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका।
यानी धान और गेहूं आज हमारा मेन क्रॉपिंग पैटर्न है, गन्ना हमारा मेन क्रॉपिंग पैटर्न, उसके पीछे रीजन है इन तीनों की खरीद प्रक्रिया इंस्टीट्यूशनल के साथ है, यानी संस्थागत है, अच्छी है। तो जब तक हम अन्य फसलों की खरीद प्रक्रिया को बेहतर नहीं करेंगे, यानी किसान को पता हो कि यहां बेचना है और यहां से इतना पैसा तुरंत मिल जाना, तब तक वो कभी भी मुख्य पैटर्न नहीं होगा। इसलिए दलहन यह जो अटेम्प्ट लिया गया है, जो ये नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन मिल करके जो खरीदारी करेंगे, इसके कारण से यह एक मास्टर स्ट्रोक। मजा आ गया, समझ में आ गया? तो ये आपको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब बाकी पंजाब का मुद्दा क्या है, क्यों ये पंजाब के लिए कहा जा रहा बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है? क्या आपको पढ़ने की जरूरत है कि पंजाब के लिए क्यों महत्वपूर्ण है भाई ये? अरे भाई, पंजाब में धान और गेहूं आधारित सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब धान और गेहूं आपको पता है, एक ही प्रकार की खेती अगर आप लगातार एक मिट्टी में कर रहे हैं, उससे क्या समस्या हो रही है? मिट्टी की गुणवत्ता का क्षरण हो रहा है, नंबर 1। इसलिए क्रॉप रोटेशन की संकल्पना बताई जाती भैया, तो मिट्टी की गुणवत्ता क्षरित हो रही है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। धान के साथ आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन का उत्सर्जन भी एक समस्या है, और चौथी पराली जलाने की समस्या, जिसके कारण से प्रदूषण। तो कुल मिलाकर के इसीलिए यह एक समस्या है, बट समस्या के बाद भी किसानों की इनकम का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से इसको रोक नहीं सकते, इसलिए आप क्या करेंगे, कुछ नीतियां लाएंगे जिससे किसान प्रेरित हो कि यार अब तो हमको दाल बेच के इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, और सिस्टम बन गया जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे उसकी यूनिट्स है, वैसे ये सब भी है। फिर किसान क्या करेगा? क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा? और अगर चेंज करेगा तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न को परिवर्तित करने में गवर्नमेंट पॉलिसीज की, सरकारी नीतियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तब आप चिपका के लिख देंगे कि नहीं जो मैंने अभी अभी बोला सारी पॉइंट? उड़ा दोगे? अब ठीक है, ऐसे लिखा करो सर, उड़ा देंगे अब तो। देखो यार, इस तैयारी को ना पूरी एनर्जी के साथ लेके चलना, ठीक है? आज मुझे बहुत खुशी, आज मैं पहला दिन था, और जब गया जिस तरीके से बच्चे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ये मैं राज से आपके सामने ये बात रखूंगा, क्योंकि आज पहला दिन गया, और जिस तरीके से बच्चे मिल रहे थे यार, तो ये लगा कि यार इसका मतलब कि हिंदू ने अपना काम कर दिया है। अब मुझे थोड़ा सा और मेहनत करके अब इस काम किए हुए विषय को रिजल्ट में रैंक 100 के अंदर लाना है, और भी 10, 15, 20, और ये फिक्स है आना। आप सोच सकते हो कब रुकेगा? कुछ नहीं रुकने वाला, ठीक है? द इनिशिएटिव इज क्रूशियल फॉर पंजाब। अब लो भैया, आइए जरा देखिए, यह पहल पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि विविधीकरण के लिए अवसर प्रदान करती है, और गेहूं और धान पर लंबे समय से चली आ रही एमएसपी की मांग को पूरा करती है। आप कहेंगे सर एमएसपी की मांग, अरे भाई एमएसपी क्यों लीगलाइज, की हमारी गारंटी हो जाए। तो सरकार ने कहा भाई देखो, गारंटी तो संभव नहीं, चूंकि हम डब्ल्यूटीओ में कटघरे में भी खड़े हैं, आप सबको अच्छे से पता है। किसान बंधु कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाइए। आप स्वयं विचार कीजिए, आप अपनी फैमिली, अपने रिश्तों में किसी से कितने भी खपाओ, लेकिन क्या आप निकल जाते हैं? आप बने रहते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से। आप अपने दोस्तों से खपा होते हैं तो क्या तुरंत आप सब कुछ छोड़ के निकल ही जाते हैं? नहीं निकलते, निकलते हैं तो भी आपको अनेकों प्रकार की समस्या होती, दुख होता है। तो डब्ल्यूटीओ से किसान बंधु की मांग ठीक है, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए 100%। इस विषय में मैं स्वयं किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। पहले भी किया, आज भी, और फ्यूचर में 10 साल बाद होगा वो भी, क्योंकि किसान बंधुओं की इनकम बढ़ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। कोई मेरा राजनीतिक तो मेरे मन में ही नहीं रहता कुछ भी, मैं अप पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स आती है कि 46% आबादी जो कृषि पर अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट निर्भर है, अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो रूरल इकोनॉमी बूम बूम कर जाएगी।
डिमांड एंड सप्लाई मुझे पता है, इसलिए उसका रिजल्ट होगा जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। तो भाई सरकार ने कहा ठीक है, आओ हम आपको पैसा देंगे नई फसल पे और बहुत ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तो यही चीज यहां पर डिस्कस किया गया है मेरे पर। मुद्दा समझ में आ गया? कुछ इसमें है नहीं है? बताइए भाई दोस्तों। दोस्तों, क्यों दोस्तों? यूट्यूब पर लोग दोस्तों बोलते हैं और मैं बच्चा बोल देता हूं, पता नहीं। तो भाई अब ये विषय आपके सामने आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि पल्स मिशन इसमें यही कि पंजाब के किसानों के लिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे गेम चेंजर है। तो आपको इसमें क्या लिखा हुआ? इसमें यही लिखा हुआ है, जब आप टॉपिक के अंदर आएंगे। तो आईक्यू आईपी हो गया, तो आईक्यू आईपी तो आपको बताने की जरूरत नहीं, जीएस पेपर इकोनॉमी इकोनॉमी सब मैंने स्टार्टिंग में लिख ही दिया है, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं। तो किसानों के लिए गेम चेंजर कैसे हो सकता है, क्यों महत्वपूर्ण सकता है कि पंजाब आपको पता है दशकों से गेहूं और धान की खेती पर निर्भर, जिससे क्या समस्या होती? भूजल संकट आपको पता है, दूसरी समस्या मिट्टी की गुणवत्ता, तीसरा पराली जलाने से प्रदूषण, और चौथा किसानों की घटती आय, क्योंकि अगर उत्पादन घट रहा है तो उनकी आय भी घटेगी। तो इसीलिए सरकार ने 2025-26 के बजट में समाधान निकाला और 1,000 करोड़ रुपए की यह स्कीम शुरू की, और जिसमें खरीद प्रक्रिया को भी धान और गेहूं की तरह ही बनाया गया। यही लिखा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब को विविधीकरण की आवश्यकता, वाटर क्राइसिस, देख सकते हो वही सारे पॉइंट जो आप कब से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसीलिए यह मिशन जरूरी है, दैट्स इट, क्योंकि इसमें कम पानी की जरूरत होती है दलहन में। दलहन से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, क्योंकि दालें प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन बढ़ाकर मिट्टी को न्यूट्रिएंट वैल्यू देती हैं, आपको पता, सब आगे लिखा। ठीक है, इसमें एमएसएमई की एक प्रकार से गारंटी है, किसान बिचौलियों के शोषण से बचेंगे, आयात पर निर्भरता घटेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, कुछ चुनौतियों की भी बातचीत की गई है कि अरहर की खेती के साथ एक सरकार अभी भी दालों के आयात पर शून्य शुल्क रखती है, तो जिससे जो उत्पादन करने वाले हैं उनको उतना लाभ मिलने की संभावना नहीं होती है। तो यही सारी बातें हैं। दालें आदर्श विकल्प क्यों है? ठीक है ना मेरे बच्चों, गेहूं और चावल से परे एमएसपी के लिए किसानों का संघर्ष। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन बने हुए हैं, इन क्वेश्चंस पर आज मैंने आपको काम दिया है कि जरा आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। ठीक है, बाकी मेरे लिए इन पर कुछ भी बड़ी चीज नहीं, जब चाहूंगा। दालों में आत्मनिर्भरता क्यों एक चुनौती है? आयात हम खूब कर रहे, मैंने आपको बताया, आयात में उछाल भी आया, उसका डेटा जो मैंने, भारत का दाल उत्पादन अभी तक कितना हुआ है, यानी उत्पादन हम कितना कर रहे हैं, समस्या क्या है कि हमारे यहां चना और मूंग पर निर्भरता ज्यादा है, चुनौतियां भी हैं। ठीक है, क्या क्या चुनौतियां हैं आप देख सकते हैं। अरहर की खेती की चुनौतियां क्या है, मसूर की खेती की क्या चुनौतियां, उड़द की खेती की क्या चुनौतियां हैं, आप देख सकते, कितना बढ़िया मैंने बनाया है कि आपको बस केवल दौड़ाना है अपने घोड़े। एमएसपी और आयात में भी अभी नीतिगत अस्पष्टता है। ठीक है, आयात क्या, यानी ऑब्वियस है, सस्ते में जीरो आयात पर दालें आ रही तो किसान क्यों उत्पादन करेगा। एमएसपी इतने रुपए प्रति क्विंटल है, बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे है, तो चूंकि आयात प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को बाजार से एमएसपी नहीं मिल रहा है। तो क्या समाधान? घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, कुछ दालों पर आयात शुल्क कम करना, यही सारी चीजें, जो समस्या है वही समाधान है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मजा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? एकदम सच्ची सच्ची वाला बताना। हम व्यापार युद्ध के कगार पर है, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी।
ठीक है, क्लियर बेटा, आपके सामने आ गया। ओके, आ गया कि नहीं आ गया? हम व्यापार युद्ध के कगार पर। व्यापार युद्ध आपको क्या समझाया जाए? ट्रंपिंग टैरिफ, टैरिफ उथल पुथल। अब ये क्या है? सिंपल सी बात है, एक देश की सीमा ये है, एक देश की सीमा ये है यूएस, ये है चाइना, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है ना? अब यूएस ने कहा कि तुम्हारे यहां से कोई भी गुड्स आएगा, वस्तुएं आएंगी, तो हम क्या करेंगे, इस पर टैक्स लेंगे। सिंपल शब्दों में, सिंपल सी बात। तो ये चीज यहां से जब यूएस की मार्केट में एंट्री करेगी, ये कॉस्टली हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, कॉस्टली। और इससे फायदा क्या होगा कि जो अमेरिका में इन वस्तुओं का, यानी चाइना से आने वाली ए बी सी डी, इन वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे हैं, ऑब्वियस है मार्केट में उनको प्रतिस्पर्धी, यानी अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्रॉफिट होगा। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर होंगे वो ऑब्वियस है उत्साहित होंगे, और स्वाभाविक रूप से वहां का डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो वातावरण है, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट, वो सब मजबूत होगा। सिंपल सी बात है। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? तो अगर अमेरिका के लिहाज से केवल देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब दूसरी समस्या यह हो जाती है कि अमेरिका यह कह रहा है कि भाई हम लगाएंगे, तो अब काउंटर में इसका भी तो माल चाइना के पास जा रहा है, इसका भी माल, या ये रॉ मटेरियल खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, तो चाइना से रॉ मटेरियल खरीद रहा है, चाइना कहेगा हम रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा देंगे या तुम्हें भेजेंगे नहीं, जितना भेज रहा है 100 यूनिट भेज रहा है, 75 यूनिट भेजने लगेगा उसके पास भी, और इनका माल भी चाइना में जाता है, तो क्या करेगा, उस पर वो टैरिफ लगा देगा। तो स्वाभाविक ये जो काउंटर में होगा सीसीसी, तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है, इसी को अभिजीत बनर्जी साहब ने कहा है कि अब हम ट्रेड वॉर की युद्ध की कगार पे, यानी फिजिकल युद्ध नहीं होगा जैसे कोल्ड वॉर, एक डायरेक्ट वॉर जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कोल्ड वॉर, और अब हम ट्रेड वॉर के दरवाजे पर खड़े हैं, यानी जो पॉलिटिकल क्राइसिस रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, इजराइल हमास का मान लीजिए रुका एक नुकसान के बाद, और अब ट्रेड वॉर। तो स्वाभाविक है इसका इंपैक्ट क्या होगा बच्चों, आप मुझे बता, इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर हम केवल इकोनॉमी के टर्म में देखें तो? क्या चीजें महंगी होंगी कि नहीं महंगी होंगी, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड हो, इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे फाइनल गुड, महंगी होंगी कि नहीं? तो ऑब्वियस क्या कह रहा है, इसके राजनीतिक, भू राजनीतिक निहितार्थ वही है, यानी जो पॉलिटिकल आपस में हम संघर्ष कर रहे हैं, तो ये मार्केट को डिस्टोर्ट करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कमजोर करेंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। और अब आता है कि अगर ऐसा हुआ तो एक यूपीएससी का एस्पिरेंट इसे क्यों पढ़े? एक शब्द और लाता हूं, फिर बताता हूं। जैसे लिखा होता प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद। क्या है प्रोटेक्शनिज्म? यानी संरक्षणवाद। संरक्षणवाद मतलब अपने, यही ट्रेड के द्वारा, ट्रेड टैरिफ के द्वारा अपने उत्पादकों को संरक्षण देना, कि हम कोई चीज अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर अमेरिका टैरिफ बढ़ा देगा, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा माल उसके बाजार में प्रतिस्पर्धा कम कर पाएगा, वहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की रक्षा हो जाएगी। सिंपल सी बात है। पॉइंट इज क्लियर बेटा? अब यहां पर आता है कि इस स्थिति को रोकने के लिए क्या कोई संस्था बनी है? अब जो आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछेगा 2019 में पूछा था, तो एक संस्था बनी है इस स्थिति को रोकने के लिए, जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ। क्यों बच्चों? यानी डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, यानी एक ऐसी संस्था जो वैश्विक विभिन्न देशों में व्यापार को लेकर के कोई डिस्टॉर्शन या विकृति ना आए, यानी हमारी नीति से व्यापार संपूर्ण विश्व का प्रभावित ना हो,
इसकी निगरानी के लिए और उस विषय पर अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसको दंड देने के लिए एक संस्था बनी जिसका नाम है WTO, विश्व व्यापार संगठन, गैट का उत्तराधिकारी 1995। अब ये जो WTO है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। WTO क्या करता है, ठीक है, हर 2 साल में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करता है, मंत्री स्तरीय, यानी यह डिसीजन लेने का सर्वोच्च निकाय है। और इसी WTO में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी व्यापार विवाद निपटान निकाय। अब जैसे अमेरिका ने यह लगाया तो चाइना कहां जाएगा, चाइना WTO किसी बॉडी में जाएगा और फिर यह डिसीजन देगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक डिसीजन आया भी था जिसमें कहा गया था कि चाइना के ऊपर जो चाइना के कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जो अमेरिका में टैरिफ लगाए गए हैं वो व्यापार नियमों के अनुकूल नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था उस समय। तो इसका मतलब है कि WTO ऐसी संस्थाएं ट्रेड वॉर और संरक्षणवाद के इस दौर में, संरक्षणवाद यानी अमेरिका फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, तो संरक्षणवाद के ट्रेड वॉर के इस दौर में WTO जैसी संस्थाएं क्या अपनी रेलिवेंसी खो रही हैं, जो वैश्विक व्यापार में किसी भी प्रकार के डिस्टोर्शन या विरूपता को रोकने के लिए कल्पित की गई हैं, इमेजिन की गई। ये UPSC आपसे प्रश्न पूछता है, आप लिखेंगे यस हां, फिर कह रहा है ऐसे में क्या सुधार की आवश्यकता है। तो क्या सुधार, WTO के मैंडेट को, उसके पावर को और मजबूत करना, उसके दंड को बाइंडिंग बनाना कि कोई देश उसके दंड से बच ना सके, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, या सेनेगल हो, या रवांडा हो। ये 2 सबसे मजबूत रिफॉर्म आपको डालने, बाकी और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके अलावा आप क्या रिफॉर्म डालेंगे। अगर इसके डिसीजन बाइंडिंग नेचर के नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका ने इनकार कर दिया, कोई और इनकार कर देगा, हम WTO से हमारे किसान बंधु करें, हम लोग बाहर हो जाएंगे, हम लोग बाहर हो जाएंगे, अब चाइना बाहर हो जाएगा, हो गया, संस्था खत्म। लेकिन तब एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस। अंत यानी इस टॉपिक की समाप्ति के लिए ग्लोबल गवर्नेंस क्या है। ग्लोबल गवर्नेंस आपको समझ में आ गया हो कि यानी जैसे हम भारत के गवर्नेंस को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, सरकारी नीतियां और प्रशासन ऐसा हो, बेहतर हो। वैसे ही जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जब वो बेहतर कार्य करें बिना किसी भेदभाव के, यानी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए, अकाउंटेबिलिटी रखते हुए, तब हम कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस है। और ग्लोबल गवर्नेंस के जो संरक्षक होते हैं, इसके जो पैट्रॉन होते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं अंतरराष्ट्रीय यानी UN के अंतर्गत जो आने वाली संस्थाएं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ग्लोबल गवर्नेंस भी कमजोर हो रहा। बस इतना ही आपको लिख लेना, इसलिए सुधार की आवश्यकता, और सुधार में ये आपको एक प्रश्न होगा। दूसरा, ये जो ट्रेड वार है या मनी मैनुपुलेशन, एक शब्द और भी आया था, मनी मैनुपुलेशन, मनी यानी कि मुद्रा को समय समय पर अवमूल्यित करना, अधिमूल्यित करना, ठीक है, डेवोल्यूशन करना, यानी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या आपकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुकूल, खास करके चाइना ऐसा करता है, तो इस पर भी आया था। तो ये जो ट्रेड वॉर है, मनी मैनिपुलेशन है, अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की कीमत को घटाना या बढ़ाना, यह भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए सही नहीं है। UPSC इस पर भी प्रश्न पूछा है, PYQ। समझ में आ गया बच्चों कि नहीं आ गया, फटाफट बताइए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और इसी को लेकर के साहब कह रहे हैं, बस आपको याद रखना है कि इसी के कारण अभिजीत बनर्जी साहब कह रहे हैं कि हम व्यापार युद्ध के कगार पर हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर।
जीएस पेपर 2 IR विकसित विकासशील देशों यानी अमेरिका की नीतियों का भारत पर इंपैक्ट, इकोनॉमी ऑब्वियस है, सबकी जीडीपी पर इसका इंपैक्ट, सेम यही यूपी पीसीएस, ठीक है, बिहार पीसीएस, सब में है ये। 2021 2018 इस टाइप के प्रश्न आप देख सकते हैं, मैंने जिक्र किया है। अमेरिकी टैरिफ, और इस वाले टॉपिक में भी आएगा कि अमेरिका सोवियत संघ के मुकाबले चीन से ज्यादा अस्तित्व का खतरा महसूस कर रहा है, इसलिए चाइना पर लगातार टैरिफ, और टैरिफ पर जो दर है वो बढ़ा रहा है। तो ये जो पूरी घटना है इस पहले प्रश्न के एक पैराग्राफ में आएगी कि नहीं आएगी? जरा पहला प्रश्न पढ़िए और सब बच्चे मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर एक पैराग्राफ में आएगा, फटाफट बताइए। बताओ भाई, क्या इसमें कुछ स्पेशल है? यस प्रियंका, चाइना को काउंटर करने, बस मजा आ गया। तो बस पढ़ते जाइए। ऑब्वियस इंडिया पर भी कैसे, किस पर कितना लगा रहा है आप सबको पता है। कुछ भी नहीं बेटा इसमें, आप पढ़ेंगे बहुत हलवा टाइप का टॉपिक है। अब इस पर मैंने यूपीएससी इंटरव्यू के लिए, ये मैंने सुबह बनाया था हर्षिता के लिए, तो मैंने आप लोगों को भी डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ चर्चा में, यानी मैं इसलिए नहीं पढ़ा, चुकी है बहुत इजी आपको। अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर ये टैरिफ क्यों लगाए, इन टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के लिए स्थिति अवसर या चुनौती। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चन अगर यही आप अच्छे से रट ले तो क्या मेंस में लिख नहीं पाएंगे? बोलो। आप इन प्रश्नों को देखो, क्या विकसित देशों, हर एक हेडिंग क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंटरव्यू छोड़ो अभी, आप सोचो। अभी मेरा जब बेटा रिजल्ट होने लगेगा ना, मैं तैयारी का पूरा पैरामीटर ही बदल दूंगा। अभी 25 में जब थोड़ा ज्यादा हो जाए, नहीं जिस दिन 100 में से 8-10 रिजल्ट हो गया ना, 5 भी हो गया, समझ लेना कि तुम लोगों के ऊपर काल आ गया। काल का मतलब है फिर ऐसी तैयारी कराऊंगा ना जिसमें कोई चू करेगा तो निकाल दूंगा क्लास से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो पैटर्न मेरा रिजल्ट उससे होगा, बच्चों की डिमांड पर तो मुझे बात ही नहीं करनी, और नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। कोचिंग तो खूब पैसा कमाएंगी लेकिन रिजल्ट नहीं होगा, जो है नहीं हिंदी मीडियम में, आप सबको पता। यानी एक दिन मेरा मूड हुआ तो हिंदू में पूरा का पूरा जो है केवल इंटरव्यू के क्वेश्चन है, और बच्चे सेटिस्फाइंग, सर मजा आ गया, सब सीख गए। ये ऐसी अप्रोच चाहिए टीचर और गुरु की। ठीक है, तो ये आपके सामने सारे क्वेश्चन, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। WTO वगैरह सब, और इधर देखना वो WTO वाला जो मैंने बताया है ना, ये मत समझना सर WTO वाला तो लिखे नहीं है आंसर। लो भैया, WTO और अमेरिकी टैरिफ विवाद से जुड़े, ये मेंस के भी हैं। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का WTO से क्या संबंध है? अमेरिका के कदम WTO के नियमों के खिलाफ है? क्या चीन या मैक्सिको WTO में अमेरिका के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म मैंने पढ़ा ही दिया। इस मुद्दे में भारत WTO का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या WTO अमेरिका की संरक्षणवादी नीति पर लगाम लगा सकता है? उसकी पावर, अगर WTO की प्रभावशीलता कम हो रही है तो भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? अगर अमेरिका भारत के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा देता है तो क्या भारत को WTO में केस दर्ज कराना चाहिए? क्या भारत को WTO के अलावा RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे संगठनों में शामिल होना चाहिए? कैसा लगा?
कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा? मजा आवा मजा आवा मजा आवा कि नहीं मजा आवा? विश्व वेटलैंड दिवस, पंजाब में प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या और अन्य खतरे। तो भैया एक ट्रेंड है फॉर प्रीलिम्स, तो इसमें मुझे कुछ पढ़ाने लायक खैर कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो जीएस पेपर 3 भी देख लीजिएगा, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। जीएस पेपर 3 2023-18 में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, वेटलैंड क्या है, तो इस सब आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो भाई ये एसी में भी आ जाएगा, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पंजाब में प्रवासियों के, ठीक है। तो आर्द्र भूमियों के बारे में आपको पता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, ये सारी चीजें बता देंगे, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं बेटा जो, ठीक है ना, आप सब बहुत बारी पढ़े हैं, बहुत इजी है, घटती संख्या वंख्या सब बता दिया गया, क्या काम करना है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन यहां बना ही दिए गए हैं, तो ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर यहां पर क्लियर, इसमें कुछ है ही नहीं। 3 विशाल बुद्ध सिर और एक विशाल ताड़ का पेड़, ठीक है। तो ये खोज चल रही है ओडिशा में, रत्नागिरी बौद्ध विरासत स्थल, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, और हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, वहां पर उत्खनन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप बोलिए 3 विशाल बुद्ध के सिर मिले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, और फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा घुसना नहीं। जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया उसका नाम है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं आप सबको पता है। यूएस एड संस्था है जिस पर अमेरिका में हलचल है कि इसको भी पैसा मत दो, उस पर भी आपको बना दिया गया है कंटेंट, अब आपको एंजॉय करना है, ठीक है बच्चुआ, मजा आ गया? कुछ नहीं बेटा, वो मत समझना, उसमें कुछ है नहीं, आप पढ़ोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले के कंटेंट में और अब इस समय के कंटेंट में आपको थोड़ा अंतर लग रहा है जब से पेड क्लासेस हो रही हैं। एक बार सब बच्चे बताएं क्या थोड़ा सा अंतर लग रहा है, यानी अब ज्यादा इजी हो गया है? सब बच्चे बताएंगे एक बार, क्या अब ज्यादा इजी हो गया है? एक बार बताएंगे। नोट्स पढ़ना, नोट्स नोट्स क्या ज्यादा इजी हो गया है? हाँ देखो सभी, तो बस इसीलिए किया गया कि मेरा भी काम कम हो, यानी 2 घंटे से ऊपर क्लास ना जाए, सिंपल सी बात, ठीक है। नीतू यादव कह रही है सर बहुत ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत प्यार।